और दूसरी चीज इसके अंदर पड़ी जाएगी सहायक पाचक ग्रंथियां। ठीक है, कि पाचन तंत्र को किन दो भागों में बांटेंगे, एक तो आहार नाल और दूसरी क्या चीज है, सहायक पाचक ग्रंथियां। नोट्स बंद कर देना भाई सारे, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना बिल्कुल। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने आहार नाल के बारे में। अब ये जो आहार नाल है ये लगभग 30 से लेकर 33 फीट लंबी है। आहार नाल की जो साइज है वो कितनी है, 30 से लेकर 33 फीट की है। अब इसके अंदर आएगा क्या, तो सबसे पहले इसके अंदर आती है मुख गुहा, फिर सेकंड पार्ट आता है ग्रसनी, फिर आता है ग्रास नली, फिर आएगा आमाशय, फिर आएगा छोटी आंत, फिर आएगी बड़ी आंत और लास्ट आएगा गुदा द्वार। ठीक है, तो आहार नाल 30 से लेकर 33 फीट लंबी है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ भी लेना कि आहार नाल कितनी है, तो इसको मत कर देना, इस 33 फीट पे आंसर लगाना है आपको। ठीक है, तो आहार नाल सबसे पहले क्या चीज आएगा, तो मुख गुहा, उसके बाद जो चीज आएगी वो, फिर आएगा ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर क्या आएगी, और फिर क्या आएगा, गुदा द्वार। यानी भोजन मुख गुहा से प्रवेश करेगा और निकासी कहाँ से हो जाएगी, गुदा द्वार से। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहला पार्ट है मुख गुहा। ध्यान से देखते जाना बेटा, नोट्स में कुछ मत देखना। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ आ जाएगी तो यहीं पे ही आ जाएगी, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मुख गुहा के अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पढ़नी है अपने को। एक तो क्या चीज़ है, जीभ, और दूसरी दांत। ठीक है, फर्स्ट क्या चीज़ पढ़ना है और सेकंड क्या चीज़ पढ़ना है, दांत। ठीक है, मुख गुहा जो दिख रही है आपको, उसका ऊपर का जो पार्ट है वो तालू है। ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, तालू। तालू भी दो प्रकार का होता है, आगे से है वो कठोर है और जो पीछे से है वो मुलायम तालू है। ठीक है, इस तालू का काम एक ही है कि मुख गुहा और नासा गुहा को अलग कर देता है। ये तालू क्या काम करेगा, तो मुख गुहा और नासा गुहा को क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब सबसे पहली चीज है क्या चीज, जीभ, और दूसरा इसके अंदर पढ़ना है किसके बारे में, दांत के बारे में। तो सबसे पहले अपने चीज उठाएंगे क्या चीज, जीभ। मैं जीभ का डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से जीभ है। ये चीज, ये क्या चीज है, जीभ है अपनी। जीभ भी दो भागों में बटी होती है, एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। जीभ को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ये चीज तो ऊपर का पार्ट है और ये चीज क्या है, नीचे का पार्ट है। इसको तो बोला जाता है ग्रसनीय। कौन सा भाग है ये, ग्रसनीय भाग है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको बोला जाता है ओरल। ठीक है, कि जीभ का ये इतना इतना पार्ट तो क्या कहलाता है, ग्रसनीय, और ये जो नीचे नीचे का पार्ट है वो क्या कहलाता है, ओरल कहलाता है। अगर इनकी वैल्यू भी पूछ ले तो ये 2/3 होता है और ये 1/3 होता है। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है वो ग्रसनीय है क्योंकि ये ग्रसनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अंदर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी दो भाग, एक पीछे वाला पार्ट है और एक आगे वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है वो पश्च भाग कहलाता है। ठीक है, और ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, अग्र भाग। इस पश्च भाग को किस नाम से जानते हैं, तो ग्रसनीय से, और इस अग्र भाग को किस नाम से जानते हैं, तो ओरल के नाम से जानते हैं अपन। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखो कि ये जो चीज़ है
इसका नाम है सल्कस। क्या चीज़ है? सल्कस। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जीव को दो भागों में बांटने वाली रचना कौन सी है? सल्कस। किसको? जीव को दो भागों में बांटने वाली जो रचना है वो क्या कहलाती है? सल्कस कहलाती है। क्लियर है बात? अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीव को दो भागों में बांटा गया है वो रचना क्या कहलाएगी, तो सल्कस के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब ये जो आगे वाला पार्ट है ये क्या चीज है? ओरल है। ठीक है। जीव एक संरचना है और इसको बोला जाता है कि जीव जो है वो क्या चीज है? पेशीय संरचना है। ठीक है। जीव कौन सी संरचना होती है? तो पेशीय संरचना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मिलती है। आपको पता है ना कि जीव बाहर आती है और अंदर जाती है। पता है? जीभ का आगे का पार्ट है, एक आगे का पार्ट जिसको आप बाहर निकाल देते हो और अंदर भी कर लेते हो, और कई बार जीभ को आप घुमा भी देते हो अंदर। जीभ घूम जाती है ना, रोल कर जाती है। जैसे रोटी को रोल करते हो वैसे जीभ भी क्या हो जाती है? रोल हो जाती है। और जीभ का आगे का पार्ट भी है वो बाहर आ जाता है। आप निकाल सकते हो, निकाल के दिखाना। और अंदर भी जाती है जीभ। ठीक है। तो बाहर जाती है और अंदर जाती है, यानी जीभ का जो आगे का पार्ट है वो बिल्कुल फ्री होता है। क्या चीज़ होता है? जिसको आप क्या कर सकते हो? अंदर बाहर आप क्या चीज़ कर सकते हो? जीभ को आगे के पार्ट को अंदर भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो? बाहर कर सकते हो। यहाँ पे दो चीज पाई जाती है भी। ठीक है। एक तो होती है एक्सट्रिंसिक। क्या चीज? यानी दो कुछ पेशीय संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। एक तो क्या कहलाती है? एक्सट्रिंसिक। ठीक है। एक कहलाती है इंट्रिंसिक। एक तो एक्सट्रिंसिक है और दूसरी क्या है? इंट्रिंसिक है। ठीक है। ये जो एक्सट्रिंसिक है इसकी वजह से ही आप जीभ को बाहर और अंदर कर सकते हो। ठीक है। कि इस ओरल भाग पे क्या पाया जाता है? एक संरचना है जिसका नाम क्या चीज़ है? एक्सट्रिंग। इसकी वजह से आप जीभ को बाहर और क्या कर सकते हो? अंदर कर सकते हो। ठीक है। और जीभ रोल किसके कारण होती है? तो इन स्ट्रिंग्स के कारण। ठीक है। अगर जीभ को आप अंदर घुमा रहे हो तो वो किस कारण होती है? तो इन ट्रिंसिंग के कारण जीभ क्या हो जाती है? रोल होती है। ठीक है। अब ये जो चीज़ है इस पार्ट को आप भूल जाओ भाई। ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने इतनी बताई है आपको, ये क्या चीज़ कहलाता है? ओरल कहलाता है। ठीक है। मैं बिल्कुल दोबारा एक डायग्राम और बनाता हूँ। ये चीज़ है, ये जो आगे का हिस्सा मैंने यहाँ से उठा के यहाँ लगाया है वो चीज़ क्या है अपने पास? ओरल है। ठीक है। क्या चीज़ बनाई है मैंने? ओरल। और इसी ओरल के ऊपर तीन प्रकार के अंकुर मिलते हैं। ठीक है। इस ओरल के ऊपर क्या मिलेंगे अपने को? तीन प्रकार के अंकुर मिलते हैं। वो अंकुर कौन कौन से हैं तो देखते जाना। ये जीभ का आगे का पार्ट है। ठीक है। जीभ का क्या है? आगे का पार्ट। ये जीभ की क्या चीज़ है? साइड है। दोनों तरफ ही क्या चीज़ है? जीभ की साइड। और ये जो आपको दिख रहा है ये जीभ का क्या है? पीछे का भाग है। तो जीभ के आगे का भाग जीभ की साइड, और ये जीभ का क्या है? बिल्कुल पीछे का भाग है। कि इस ओरल के अंदर कितने अंकुर मिलते हैं? तो तीन अंकुर पाए जाते हैं। ठीक है। पहला है फंजीफारम। पहला अंकुर कौन सा मिलता है? फंजीफारम। कहाँ मिलेगा? तो जीभ के आगे के पार्ट पर। पहला कौन सा अंकुर है? फंजीफारम। और कहाँ मिलेगा? तो क्या जवाब आएगा? जीभ के आगे के भाग पर। यहाँ पे मिलता है भाई फिल्लीफारम। साइडों में कौन सा अंकुर मिलेगा? तो क्या जवाब आएगा? फिल्लीफारम। ठीक है। अगर आपसे पीछे की तरफ पूछता है कि पीछे की तरफ कौन सा अंकुर मिलेगा, तो पीछे की तरफ मिलता है सर्कमवेलेट।
पीछे की तरफ जो अंकुर मिलता है उसका नाम क्या चीज़ है? सर्कमवेलेट। ये 3 अंकुर मिलते हैं। अगर क्वेश्चन अंदर से भी पूछेगा ना तो नाम पूछ लेगा कि ये तीनों अंकुर जीभ के कौन से हिस्से पर मिलते हैं, तो जवाब आएगा कहाँ मिलते हैं? ओरल पर मिलते हैं। ठीक है। अब ये फंजीफारम अंकुर है जो जीभ के आगे मिलेगा, और ये फिल्लीफारम अंकुर है जो जीभ की दोनों साइडों में है। और बीच में भी अगर आपसे पूछता है कि कौन सा अंकुर है तो एक ही जवाब आएगा, क्या चीज़? फिल्लीफारम अंकुर है। अगर आपसे पूछता है कि जीभ के पीछे के पार्ट पर कौन सा अंकुर है तो क्या चीज़ आएगा? सर्कमवेलेट। तो ये तीनों बातें कन्फर्म है कि जो अंकुर है वो जीभ के किस भाग पर मिलेंगे? तो ओरल पर। कहाँ मिलेंगे? तीनों के तीनों जो अंकुर है वो जीभ के कौन से भाग पे मिलते हैं? ओरल पर। जो आगे आगे का पार्ट है वहाँ कौन सा अंकुर पाया जाता है? फंजीफारम। जो साइडें और बीच का पार्ट है जीभ का, वहाँ कौन सा अंकुर मिलेगा? तो फिल्लीफारम अंकुर मिलेगा। अगर पूछ लेता है कि जीभ के पीछे क्या मिलेगा तो कौन सा अंकुर है? सर्कमवेलेट है। इतनी बात क्लियर है। अब इन तीनों में से कौन सा सबसे छोटा अंकुर है और कौन सा सबसे बड़ा अंकुर है? अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा अंकुर कौन सा है तो क्या चीज़ जवाब दोगे? सबसे छोटा अंकुर कौन सा है? तो फंजीफारम। कहाँ मिलेगा? तो जीभ के आगे के पार्ट पर। जीभ का आगे का जो पार्ट है वहाँ पर सबसे छोटा अंकुर पाया जाता है जिसका नाम क्या है? फंजीफारम है। ठीक है। और जीभ का जो पीछे का पार्ट है वहाँ पर एक अंकुर मिलता है, कौन सा? सर्कमवेलेट। ये सबसे बड़ा अंकुर है। ये क्या चीज़ है? सबसे बड़ा अंकुर है। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे छोटा अंकुर कौन सा है? सबसे बड़ा अंकुर कौन सा है? तो सर्कमवेलेट। इसको तोड़ के पढ़ लेना, एक बार सर्कम बोल देना, एक बार वेलेट बोल देना। ठीक है। तो सर्कम और वेलेट। तो इतनी चीज़ अपनों ने पढ़ी। एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि पाचन तंत्र को किन 2 भागों में बांटना है? तो आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियाँ। सबसे पहले आहार नाल की जो लंबाई है वो कितनी है? 30 से 33 फीट। इस 30 से 33 फीट के बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद फिर 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 भोजन कहाँ से प्रवेश करेगा? बाहर कहाँ से हो जाएगा? इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जीभ को अपनों ने स्टार्ट किया। तो जीभ को 2 भागों में बांटा गया। जो पीछे का भाग है वो क्या कहलाता है? और जो आगे का भाग है वो क्या कहलाता है? ग्रसनीय और ओरल भाग को बांटने वाली जो रचना है वो क्या चीज़ है? सल्कस है। इस ओरल भाग पर कितने अंकुर मिलते हैं? कौन कौन से? फंजीफारम। कौन कौन से हैं? फिर दोबारा बोलना, एक बार फिर बोलना। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक। अब आपको पता है कि जीभ है और जीभ बहुत लचीली है ना? कि नहीं है? गोलगप्पे का नाम सुनते ही पानी आ जाता है ना मुंह में। कईयों के आ जाता है, कईयों के आगे तो चिकन का नाम ले दे तो बस। ठीक है। चलो, जीभ के ऊपर क्या चीज़ मिलती है अपने को? जीभ के ऊपर क्या मिलेगा? स्वाद अनुभव होता है। जीभ क्या अनुभव कराती है? तो स्वाद अनुभव कराती है। ठीक है। मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, ये जो स्वाद अनुभव होते हैं ना वो इन्हीं अंकुर के कारण अनुभव होते हैं। जो जीभ के ऊपर आप अचार डालते हो तो अचार वाला स्वाद आता है। ठीक है। दूध पीते हो तो दूध वाला आता है।
जो भी स्वाद आता है वो किन के कारण आता है? इन अंकुश के कारण। क्या मिलेगा अपने जीव को? स्वाद आएगा। ठीक है, तो याद रखना जो सबसे आगे का पार्ट है जीव का, वो स्वाद अनुभव कराता है कौन सा? मीठा। आगे का पार्ट कौन सा स्वाद अनुभव कराएगा? मीठा। साइडें अगर पूछता है तो फिर वो खट्टे स्वाद का अनुभव कराती है। साइडें कौन से स्वाद का अनुभव कराएगी? खट्टे स्वाद का। बीच में अगर पूछ ले कि जीव का जो बीच का पार्ट है वो कौन सा स्वाद अनुभव कराता है भी? नमकीन स्वाद का अनुभव जीव के किस पार्ट से होगा? तो बीच में से। अब लास्ट पार्ट रह गया कौन सा? कड़वा। क्योंकि मीठा आ गया, खट्टा आ गया, नमकीन आ गया, बच कौन सा गया? और पार्ट भी एक बच गया, कौन सा? ऊपर वाला। तो फिर ये जो पीछे का पार्ट है ये कौन सा स्वाद अनुभव कराती है भी? कड़वा स्वाद। तो जीभ के जो आगे का पार्ट है वो कौन सा स्वाद अनुभव कराता है? मीठा। साइडें और बीच का पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, तो आगे का पार्ट जीभ का कौन सा स्वाद अनुभव कराएगा? पीछे का पार्ट साइडें और बीच में नमकीन स्वाद आता है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर डायग्राम बनाना है तो बना लेना, 2 मिनट है। इस डायग्राम को अगर कोई बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। फिर लार ग्रंथियों की बात करते हैं अपने। 2 मिनट है भाई, डायग्राम अगर कोई बनाना चाहता है तो बना लो। सबसे फैला हुआ पार्ट अमाशय है। ठीक है, और 7.5 मीटर की छोटी आंत है, 7.8। ठीक है, आगे सारी चीज़ आ जाएगी धीरे धीरे। उतार लिया भी? देखो, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी,
चलो बेटा देखते आ जाओ। ये चीज़ है, फिलीफार्म की बात चल रही है, अभी 2 मिनट ध्यान देना यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो अंकुर जीव के ऊपर फैला हुआ है वो यही है। इस तरीके से ये बीच का पार्ट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए जो जीभ का बीच का पार्ट होता है वो नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है बेटा, कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ फैली हुई है जीभ पर वो यही है, इसके बीच के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी अंकुर यहाँ पे नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा साइंस बायोलॉजी के अंदर बोला जाता है कि कुछ हिस्सा ये जो यहाँ तक है वो फिलीफार्म घेर के रखती है, लेकिन बीच में कुछ नहीं है, इसलिए जो टेस्ट आता है वो किस चीज़ का आएगा, नमकीन का। ठीक है, उसके बाद देखना भी जीभ है अपने पास, तो जीभ में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जीभ के अंदर क्या चीज़ पाया जाएगा, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो लार ग्रंथि है वो एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र है ना, उसके कौन से पार्ट के अंदर ये लार ग्रंथियाँ आती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियाँ हैं तो ये आती हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि के अंदर। कहाँ पर आएगी ये, बहिस्त्रावी। एक अंतःस्रावी होती है, एक बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है और एक मिश्रित ग्रंथि होती है। उन तीनों के अंदर में से भी कहाँ से आती है ये, बहिस्त्रावी। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो नलिका नहीं होती, लेकिन बहिस्त्रावी ग्रंथि में क्या चीज़ होती है, नलिका होती है, इसलिए लार ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती है। जो लार ग्रंथियाँ हैं वो क्या चीज़ होगी, नलिका युक्त ग्रंथि है। क्या चीज़ होगी, नलिका युक्त। अब लार है और ग्रंथि है, और ग्रंथि है तो फिर लार का क्या करेगी, ये स्त्रावण करती है। लार का क्या चीज़ करेगी, स्त्रावण करेगी। कितना करेगी तो याद रखना 0.5 से 2 लीटर तक। ठीक है, लार का स्त्रावण कितना करेगी तो 0.5 से लेकर 2 लीटर तक। जो जीभ है उसके ऊपर लार ग्रंथियां हैं और ये लार ग्रंथियां नलिका युक्त हैं। किसके अंदर आती हैं तो बहिस्त्रावी ग्रंथियों में आती हैं, और लार का स्त्रावण करेगी। और कितना करेगी तो याद रखना 0.5 से लेकर 2 लीटर तक का क्या करती है, ये प्रतिदिन लार का स्त्रावण करती है। अब उसके बाद तीसरी चीज़ क्या याद रखोगे कि लार के स्त्रावण पर नियंत्रण कौन रखता है। ठीक है, तो लार के स्त्रावण पर नियंत्रण रखता है भाई स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। लार के स्त्रावण पर जो नियंत्रण रखता है वो कौन रखता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र रखता है। ठीक है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक परिधीय होता है और एक स्वायत्त होता है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी आगे 2 प्रकार का होता है, एक अनुकंपी होता है और एक परानुकंपी होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात याद रखनी है कि लार के स्त्रावण पर नियंत्रण कौन रखता है, तो आपको एक जवाब दे के आना है जो क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र लार के स्त्रावण को क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर नियंत्रण रखता है। इतनी बात क्लियर है कि लार ग्रंथियां किस चीज़ का स्त्रावण करती हैं, लार का। कितना करती हैं प्रतिदिन तो 0.5 से 2 लीटर तक। लार ग्रंथियां किन ग्रंथियों में आती हैं तो बहिस्त्रावी ग्रंथियों में आएगी। अब लार का स्त्रावण पर जो नियंत्रण है वो कौन करेगा तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करेगा। अब ये लार ग्रंथियां पूछा जाता है भी
कितनी हैं, ठीक है, लार ग्रंथियां कितनी हैं। तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी मिलती हैं। कितनी जोड़ी मिलेंगी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी है यानी इनकी संख्या कितनी है फिर? 6 है। 3 जोड़ी का मतलब है कि इनकी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। पहली है अधोजिह्वा। पहली ग्रंथि का नाम क्या है? अधोजिह्वा। दूसरी ग्रंथि का नाम है अधोमैक्सिला। दूसरी ग्रंथि का नाम क्या है? तो अधोमैक्सिला। अगर तीसरी ग्रंथि पूछता है तो नाम है अधोहनु। क्या नाम है? अधोहनु। तो लार ग्रंथियां लार का स्त्रावण करती हैं और लार ग्रंथियां कैसी हैं? नलिका युक्त हैं। किसका पार्ट है? तो फिर वही अभिग्रंथि का। अब लार का जो स्त्रावण है वो प्रतिदिन 0.5 से 2 लीटर का, और लार का स्त्रावण पर जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करेगा। लार ग्रंथियां मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी। संख्या में पूछेगा तो कितनी है? 6 है। 3 जोड़ी है तो कौन कौन सी है? एक तो अधोजिह्वा, दूसरी है तो अधोमैक्सिला, और तीसरी है तो अधोहनु। अब सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है? ठीक है, 3 जोड़ी, संख्या में कितनी? 6। लार का स्त्रावण का नियंत्रण कौन करेगा? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब क्वेश्चन यहाँ से कई बार पुटअप हो चुके हैं कि सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो सबसे छोटी जो है वो कौन सी है? सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है? तो नाम दे देना क्या चीज? अधोजिह्वा जो है वो क्या है? सबसे छोटी लार ग्रंथि है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी कौन सी है तो नाम ले देना सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो कौन सी है? अधोहनु है। तो सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी। क्लियर है बात? अब ये है कहाँ कहाँ? ठीक है, कि 3 जोड़ी है, एक अधोजिह्वा, एक अधोमैक्सिला और एक अधोहनु। सबसे छोटी पूछेगा तो जवाब क्या दोगे? सबसे बड़ी पूछेगा तो जवाब क्या दोगे? क्लियर है यहाँ तक? अब ये तीनों है कहाँ कहाँ? ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अधोजिह्वा की। इसके अंदर एक वर्ड आया, क्या चीज? जिह्वा। क्या चीज आया? जिह्वा। जिह्वा का मतलब जीभ है। जीभ है तो फिर ये कहाँ मिलेगी? जीभ पर। कहाँ मिलेगी? जीभ पर। जीभ पे पूछे तो ये दोनों किनारों पर होती है। कहाँ मिलेगी भाई? जीभ के दोनों किनारों पर कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो अधोजिह्वा। कौन सी है? जो सबसे छोटी है। कहाँ मिलेगी? तो किसके दोनों किनारों पर? जीभ के। उसके बाद सेकंड बात करते हैं अधोमैक्सिला। सेकंड क्या चीज है? अधोमैक्सिला। अधोमैक्सिला जो है ये मैक्सिला जबड़े की अस्थि है। मैक्सिला क्या चीज है? जबड़े की अस्थि है। तो फिर कहाँ मिलेगी ये? जबड़े के अंदर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिला जो अस्थि है वो कहाँ की है? जबड़े की है। अगर जबड़े की अस्थि है तो फिर अधोमैक्सिला कहाँ मिलेगी? जबड़े में मिलेगी। कहाँ मिलेगी भाई? जबड़े के अंदर। कहाँ मिलेगी? जबड़े में। अब लास्ट रह गया क्या चीज? अधोहनु। ये मिलती है कानों के नीचे। ये कहाँ चीज मिलेगी भाई? कानों के नीचे, यानी यहाँ है। कहाँ है? कानों के नीचे। अधोजिह्वा तो जिह्वा पर है, अधोमैक्सिला जबड़े में है, और अधोहनु कहाँ है? कानों के नीचे है। कई बार आपने सुना होगा कि गलगंड रोग हो जाता है, यहाँ से सूजन आ जाती है। ठीक है, तो बूढ़ी औरतें वगैरह राख या तेल लेके उसको मसलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि ये जो गलगंड रोग है वो कौन सी लार ग्रंथि में सूजन के कारण होता है? तो कौन सी? अधोहनु। जब आपको गलगंड रोग होता है तो कौन सी ग्रंथि में सूजन आ जाती है? अधोहनु। गलगंड रोग होता है पैरोमिक्सोवायरस के कारण। ठीक है, किसके कारण होगा? पैरोमिक्सोवायरस के कारण। मम्पस बोलते हैं इसको, और ये मम्पस ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मम्पस या गलगंड रोग जो है वो कौन सी ग्रंथि के सूजने से होता है? अधोहनु। अगर वायरस पूछता है तो नाम लोगे क्या? पैरोमिक्सोवायरस के कारण इस ग्रंथि में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है भाई यहाँ से लास्ट। ठीक है, कि सबसे छोटी लार ग्रंथि अधोजिह्वा है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि अधोहनु है। अधोजिह्वा कहाँ मिलेगी? तो अधोमैक्सिला कहाँ मिलेगी? तो अधोहनु कहाँ मिलेगी? तो गलगंड रोग के कारण कौन सी ग्रंथि सूज जाती है भाई? किस वायरस के कारण होता है ऐसा? पैरोमिक्सोवायरस के कारण। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लार ग्रंथि सबसे ज़्यादा लार का स्त्रावण करती है? ठीक है, कि कौन सी ग्रंथि सबसे ज़्यादा लार का स्त्रावण करती है? तो याद रखना, अधोमैक्सिला सबसे ज़्यादा लार का स्त्रावण करती है कि जो कौन सी है? अधोमैक्सिला जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करेगी? लार का स्त्रावण करेगी। अगर हिस्सा भी पूछता है तो 70 से 75% जो लार का स्त्रावण है वो कौन करता है भाई? अधोमैक्सिला करती है। क्लियर है बात एकदम? तो लार ग्रंथियाँ मिलेंगी कहाँ पर? जीभ पर। लार मिलती है जीभ पर। क्या मिलती है? लार। ठीक है, ग्रंथियाँ तो अलग अलग जगह पड़ी है, समझ में आ गई? लार ग्रंथियाँ कैसी हैं? तो किसका हिस्सा है? तो लार ग्रंथियाँ किसका स्त्रावण करती हैं? तो बोलोगे किसका? लार का। ठीक है, कितना करती है? तो 5 से 2 लीटर तक। लार के स्त्रावण को कंट्रोल करने का कौन करता है काम? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो लार ग्रंथियां हैं वो कितनी जोड़ी मिलती हैं भाई? और संख्या में पूछेगा तो कितनी है? पहली का क्या नाम है? दूसरी का? तीसरी का? सबसे छोटी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? कानों के नीचे कौन सी है? जीभ पर कौन सी है? जबड़े में कौन सी है? सबसे ज्यादा लार का स्त्रावण कौन करती है? क्लियर है बात एकदम? कोई दिक्कत? बिल्कुल राइट है, कोई कमी पेशी नहीं है। चलो, एक लास्ट बात और कर लेते हैं भाई। अपने लार से ही बच गई एक लास्ट बात, वो और देख लेते हैं अपने 2 मिनट में। लार में क्या पाए जाते हैं भाई? एंजाइम। लार के अंदर क्या मिलते हैं? तो एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम कितने पाए जाते हैं? तो 2 एंजाइम मिलते हैं। लार के अंदर कितने एंजाइम मिलते हैं? 2। फर्स्ट एंजाइम है टाइलिन। फर्स्ट कौन सा है? टाइलिन। सेकंड पूछेगा तो लाइसोजाइम। क्या चीज है? लाइसोजाइम। ठीक है, पहला एंजाइम कौन सा है जो लार के अंदर मिलेगा? वो टाइलिन है। और दूसरा एंजाइम कौन सा है? तो लाइसोजाइम। पहला कौन सा है? दूसरा? दूसरा? पहला? दूसरा? याद है? अब देखो टाइलिन क्या काम करता है। टाइलिन का जो कार्य है वो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। अंडे का जो आवरण होता है ना ऊपर का, वो स्टार्च का बना होता है। ठीक है, अंडे का जो आवरण है ऊपर वो किसका बना है? स्टार्च का। और स्टार्च एक प्रकार की क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट है।
टाइलिन का कार्य एक ही बताओगे, किस चीज का पाचन करेगा? स्टार्च का पाचन करता है। लाइसोजाइम क्या काम करता है? तो भोजन के साथ कुछ सूक्ष्म जीव भी क्या जाते हैं? अंदर जाते हैं। ठीक है, तो लाइसोजाइम भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। कौन करता है? तो लाइसोजाइम। लार के अंदर कितने एंजाइम हैं? 2। पहला एंजाइम, दूसरा टाइलिन का कार्य और लाइसोजाइम का कार्य। अब इस लार के अंदर 99% तो जल होता है भाई। ठीक है, इस लार के अंदर कितना परसेंट जल होता है? 99%। और 1% जो चीज बची है वो क्या चीज है? एंजाइम है। वो 1% जो एंजाइम है वो टाइलिन और दूसरा कौन सा है? लाइसोजाइम। टाइलिन का जो कार्य है वो क्या चीज है? और लाइसोजाइम का जो कार्य है वो। अब आपको कई बार बुखार हो जाता है ना, आपको खाना कड़वा लगता है, लगता है क्या? बुखार होता है ना तो खाना क्या लगने लग जाता है? कड़वा लगता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो भी खाना कड़वा लगेगा तुमको, अगर टेम्परेचर घटा तो भी खाना क्या लगेगा? क्यों लगेगा भाई? है ये टाइलिन। क्या चीज है? टाइलिन। आपकी जीभ पर एक एंजाइम है, कौन सा? ये खत्म हो जाता है टेम्परेचर के अप होने से और डाउन होने से। कौन सा एंजाइम जीभ पे नहीं मिलेगा? तो क्योंकि टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च एक स्वादिष्ट चीज है। क्या चीज है? यानी ये टाइलिन स्वादिष्ट है, क्योंकि पाचन करेगी तो किसी स्वादिष्ट चीज का। जब ये है ही नहीं तो फिर खाना ऑटोमेटिक क्या लगेगा? कड़वा। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा वैसे वैसे ये टाइलिन दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएगी और भोजन फिर से क्या लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा अपने को। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे।